अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। साल था 1653 जिस सन में ब्लीस पास्कल ने एक लॉ प्रेजेंट करा, एक फंडामेंटल प्रिंसिपल पेश करा अबाउट स्टैटिक फ्लूइड्स, और वो इसने पेश करा अपनी किताब ट्रेस्टाइज ऑन इक्विलिब्रियम ऑफ लिक्विड्स में, जहाँ पर उसने बताया कि जो स्टैटिक फ्लूइड्स हैं वो किस तरह से बिहेव करते हैं, और उसे नाम दिया गया प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक फ्लूइड्स। क्या था ये प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिक फ्लूइड? कि किसी भी स्टैटिक फ्लूइड के लिए जो नेट फोर्स होती है ऑन एनी पार्ट ऑफ फ्लूइड, उस फ्लूइड के किसी भी पार्ट के ऊपर जो टोटल फोर्स होती है वो ज़ीरो होती है, अदरवाइज द फ्लूइड विल फ्लो। यानी कि अगर कोई भी फ्लूइड रुका हुआ है, स्टैटिक हालत में है, तो उसके किसी भी पार्ट के ऊपर जो नेट फोर्स है वो ज़ीरो के बराबर होनी चाहिए, अदरवाइज़ तो वो फ्लो करने लगेगा। कहने का मकसद ये है कि अगर जो है वो फ्लूइड है, वाटर है मिसाल के तौर पे, जो कि फिल हुआ है एक गिलास में, ठीक है ना, एक गिलास है, उसके अंदर वाटर फिल हुआ है, तो इस वाटर के हर एक पार्टिकल के ऊपर जो नेट फोर्स है वो इक्वल टू ज़ीरो होनी चाहिए। अगर वो नेट फोर्स जो है वो ज़ीरो के बराबर नहीं होती तो पास्कल के मुताबिक वो जो फ्लूइड है वो फ्लो करने लगेगा। बात तो 1653 की है, जहाँ एक बड़ी सिंपल सी बात स्टैटिक फ्लूइड्स के बारे में बताई गई, लेकिन आगे चल के यही प्रिंसिपल या इसी प्रिंसिपल की मदद लेकर हम लोगों ने ऐसे प्रिंसिपल्स भी बनाए जिनके ज़रिए आज हम लोग हैवी ऑब्जेक्ट्स को लिफ्ट करते हैं हाइड्रोलिक मशीन्स के ज़रिए। जिस प्रिंसिपल के ज़रिए एक ट्यूब में से पेस्ट निकलता है, या एक कोन में से बटर निकलता है, मिल्क निकलता है, या फिर इस प्रिंसिपल के ज़रिए हम जो है वो नीडल्स में से, सिरिंज में से लिक्विड को इमिट आउट करते हैं। और वो जो प्रिंसिपल है जो आज की वीडियो में हम लोग समझने वाले हैं, उस प्रिंसिपल को कहते हैं पास्कल्स लॉ या पास्कल्स प्रिंसिपल। और आज के लेक्चर में हम पास्कल्स लॉ के साथ साथ समझने वाले हैं पास्कल्स लॉ की एप्लीकेशन। तो शुरुआत करते हैं पास्कल्स लॉ की स्टेटमेंट को समझने से। पास्कल्स लॉ के मुताबिक जो एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर है जो कि अप्लाई होता है किसी कन्फाइंड लिक्विड पे, कन्फाइंड लिक्विड यानी कि एक जगह पर जमा हुआ लिक्विड है, यानी कि वो किसी कंटेनर के अंदर है, कन्फाइन हुआ यानी कि कैद हुआ, तो किसी कंटेनर के अंदर है, किसी ट्यूब के अंदर है। तो जब भी कोई एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर अप्लाई होता है एक बंद लिक्विड के ऊपर जो कि किसी ट्यूब में, किसी कंटेनर में बंद है, तो वो जो स्टैटिक प्रेशर है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तकसीम हो जाता है, ट्रांसमिट हो जाता है, आगे बढ़ जाता है इवनली थ्रू आउट द लिक्विड इन ऑल डायरेक्शंस। यानी कि किसी भी फ्लूइड के ऊपर जब आप एक्सटर्नल स्टैटिक प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो प्रेशर होता है वो हर एक डायरेक्शन के अंदर, हर एक पॉइंट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है और ट्रांसमिट हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि वो ट्रांसमिट होता है इवनली, यानी कि इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है। ये लॉ या ये प्रिंसिपल कहलाता है पास्कल्स लॉ, जिसके मुताबिक किसी भी लिक्विड के ऊपर, किसी फ्लूइड के ऊपर जब हम प्रेशर अप्लाई करते हैं तो वो जो प्रेशर है वो उस लिक्विड में हर एक जगह पर, हर एक पोर्शन के ऊपर इवनली ट्रांसमिट हो जाता है या डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। इस बात को समझने के लिए आप देखो, एक स्क्विशी बॉल है जिसके अंदर हमने वाटर को फिल करा हुआ है, या एक वाटर बलून हो सकता है, और उसके अंदर हमने जो है वो कई सारी ओपनिंग्स दी हुई थी, सुराख थे मिसाल के तौर पे। तो जैसे ही हम उसके ऊपर प्रेशर अप्लाई करते हैं, अपने हाथ से एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई करते हैं, तो आप देखेंगे कि तमाम सुराखों से जो पानी है वो एक ही मिकदार में बाहर की तरफ आ रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो प्रेशर अप्लाई होता है किसी एक पॉइंट पर, लिक्विड के किसी एक पॉइंट के ऊपर, वो ट्रांसमिट हो जाता है इक्वली सारी की सारी डायरेक्शन में। ऐसा नहीं हुआ कि जहाँ पर अंगूठा करीब है वहाँ पे ज़्यादा ट्रांसफ़र हुआ हो, बल्कि इक्वली ट्रांसफ़र हो जाता है हर एक डायरेक्शन में। और इसी पास्कल लॉ को इस्तेमाल करते हुए जब हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं तो आप देखो कि जो बाहर की तरफ आ रही है, क्रीम बाहर की तरफ आ रही है, वो इस वजह से कि जब हमने स्क्वीज़ करा तो हमने तो फोर्स ऐसे करके अप्लाई करी, लेकिन वही फोर्स जो है वो एक्चुअली पेस्ट को बाहर की तरफ निकालने का काम करती है। यानी कि जैसे कि मैंने वीडियो के शुरू में बताया कि ये सब कुछ काम कर रहा है पास्कल्स लॉ के प्रिंसिपल पे। इस बात को समझने के लिए कंसिडर कर लेते हैं एक सिलेंडर है, ठीक है, जिसके अंदर मिसाल के तौर पे हमने कोई भी लिक्विड फिल किया हुआ है। जो प्रेशर बॉटम पे है उसको हमने पी बॉटम लिख दिया, और जो प्रेशर टॉप के ऊपर है उसको हमने पी टॉप लिख दिया, और हमने पिस्टन रख दिया इसी लिक्विड के ऊपर जिस पिस्टन का मास स्मॉल m है, और फिलहाल उस पिस्टन की जो हाइट है
जो वाटर की हाइट मौजूद है उस पिस्टन के नीचे वो h है और एरिया जो है वो a के बराबर है। ठीक है, ये पहले वाले केस के अंदर था। आप देख सकते हैं कि हमने मास m रखा हुआ है और जो पिस्टन है उसका एरिया a के बराबर है, तो जो ऊपर वाला प्रेशर है वो P टॉप कहलाएगा, जो नीचे वाला प्रेशर है वो P बॉटम कहलाएगा और फिलहाल हाइट h है। अब हम क्या करते हैं, अब हम कुछ एक्स्ट्रा लोड जो है वो रख देते हैं इस पिस्टन के ऊपर, और वो जो एक्सटर्नल लोड हमने रखा है वो mg के बराबर है। नतीजे में आप देखेंगे कि ये जो पिस्टन है वो नीचे की तरफ मूव कर गया, पहले इस साइड पे था, अभी थोड़ा सा नीचे की तरफ आ गया। तो अब जो नया प्रेशर है P टॉप, पहले तो था ही प्रेशर यहाँ पे, अब कुछ नया प्रेशर ऐड हो गया जिसको हमने mg से शो करा है। ठीक है, और फिर बॉटम के ऊपर भी प्रेशर जो है वो नया होगा क्योंकि वही प्रेशर आगे की तरफ ट्रांसफ़र होता है इक्वली। इस बात को समझने के लिए मैथमेटिकली तरीक़ेकार अपनाते हैं, उससे मैं आपको समझाता हूँ। देखो, अगर हम प्रेशर की डेफिनेशन को इस्तेमाल करें, सो अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर, प्रेशर किसके बराबर होता है, प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। ठीक है, और यहाँ पर जो फोर्स अप्लाई हो रही है इस लिक्विड के ऊपर, वो एक्चुअली ये जो वेट हमने रखा हुआ है ये इस तरीके से एक्ट कर रहा है। तो मैं कह सकता हूँ कि जो भी वेट है उसको डिवाइड कराएंगे एरिया से। लेट से इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल देते हैं। ठीक है, ये एक्चुअल प्रेशर है। अब यहाँ पर प्रेशर कितना नया हुआ, प्रेशर के अंदर कितना चेंज आया, अगर हम कैलकुलेट करते हैं चेंज इन प्रेशर, तो पहले टॉप पे निकाल लेता हूँ। तो मैं लिख देता हूँ कितना चेंज ऑफ प्रेशर आया टॉप पे। तो पहले प्रेशर तो जो भी था उसको P टॉप कह दिया था, अभी चेंज कितना आया, तो हमें पता है कि ऊपर से जो एक्स्ट्रा लोड रखा गया वो कितना रखा गया है, चेंज बता रहा हूँ सिर्फ, वो बराबर है mg के। हालांकि जो नया प्रेशर होगा वो एक्चुअली ये वाला मास और ये पूरा वेट जो है वो ऐड अप हो रहा है, लेकिन चेंज जो है वो mg की वजह से आया, डिवाइड बाय a कर देंगे और इसी को हम नाम दे देंगे इक्वेशन 2 का। अब जैसा कि मैंने आपको समझाया कि जो चेंज होता है इन प्रेशर एट द टॉप, ये किसके बराबर होगा, यही होगा चेंज इन प्रेशर एट द बॉटम। ठीक है, जितना अपवर्ड फ़र्क आएगा उतना ही डाउनवर्ड भी फ़र्क आएगा। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रेशर है पूरे वाटर में, वो उसमें जो चेंज आया वो एक्चुअली कितना आया, पूरे वाटर के अंदर जो चेंज आया वो आया, दैट इज़ कितना आ गया चेंज इन प्रेशर, चेंज इन प्रेशर बराबर आ गया mg डिवाइडेड बाय a के। ये टोटल प्रेशर जो है वो जो इंक्रीज़ हो गया वो इतना हो गया, अपवर्ड भी और डाउनवर्ड भी। ठीक है, तो टॉप वाला तो मैंने लिख दिया था चेंज इन प्रेशर। अब जो बॉटम वाला प्रेशर है वो एक्चुअली 3 प्रेशर्स होंगे। एक तो समझ लो बाहर का एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा, ठीक है, इसके अलावा एक प्रेशर होगा जो कि इसकी वजह से अप्लाई हुआ है, और एक प्रेशर इस पूरे फ्लूइड की वजह से होगा जो कि बॉटम के ऊपर अप्लाई होगा। लेकिन टोटल प्रेशर जितना भी हो, जो चेंज इन प्रेशर आएगा एट दी बॉटम वो भी एक्चुअली बराबर आएगा mg डिवाइड बाय a के। इसको इक्वेशन 2 कर देते हैं। अब अगर आप गौर से इक्वेशन 3 कर देते हैं। अब अगर आप गौर से देखो इक्वेशन 2 और इक्वेशन 3 को, तो आप एक बात समझ जाओगे कि जो चेंज इन प्रेशर आ रहा है वो एक्चुअली जो चेंज इन प्रेशर है टॉप पे, वही चेंज इन प्रेशर बराबर आ रहा है बॉटम के, या मैं कह सकता हूँ कि वही चेंज इन प्रेशर आता है एवरीवेयर, यानी कि पूरे के पूरे लिक्विड के अंदर सेम आता है। तो हमें बार बार जो है वो इस्तेमाल करने की ज़रूरत नहीं है सब्सक्रिप्ट टॉप बॉटम या एवरीवेयर, बल्कि हम ये बात याद रखेंगे कि जो चेंज इन प्रेशर है वो एक्चुअली हमेशा सेम रहता है। जो भी एक जगह पर अप्लाई होता है चेंज इन प्रेशर, वही इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है हर डायरेक्शन में, चाहे टॉप टू बॉटम हो या बॉटम टू अप हो। टोटल चेंज इन प्रेशर थ्रू आउट द लिक्विड कांस्टेंट रहता है, जिसे सादे अल्फाज में हम पास्कल्स लॉ कहते हैं। ठीक है जी। अब पास्कल्स लॉ की 2 एप्लीकेशन है जो हमारे कोर्स के अंदर हैं। सबसे पहले तो हाइड्रोलिक ब्रेक्स हैं। इन ब्रेक्स का नाम आपने सुना ही होगा। ये जो ब्रेक्स हैं ये हम इस्तेमाल करते हैं अपनी ऑटोमोबाइल्स के अंदर। इस किस्म का इसका एक स्ट्रक्चर होता है, और यहाँ पर हम क्या करते हैं कि हम किसी हाइड्रोलिक लिक्विड को, ब्रेक ऑयल वगैरह को हम इस्तेमाल करते हैं क्या करने के लिए, गाड़ियों को रोकने के लिए। तभी उनका नाम है हाइड्रोलिक ब्रेक्स भी कहते हैं या हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम भी कहते हैं।
एक्चुअली हाइड्रोलिक ब्रेक जो है वो नाम दिया गया है क्योंकि ये क्रिएट करते हैं ब्रेकिंग फोर्स, रोकने वाली फोर्स, और किसकी मदद से? हाइड्रोलिक प्रेशर की मदद से। देखो, एक तो ब्रेक वो होते हैं जो आपकी बाइक में लगे होते हैं, जो साइकिल्स में लगे हुए होते हैं, वो मैकेनिकल ब्रेक्स होते हैं जिसके अंदर जो है वो एक केबल लगा हुआ होता है, वो खींच रहा होता है और उसकी वजह से ही प्रेशर अप्लाई होता है, ब्रेक शू वगैरह काम करते हैं। लेकिन यहाँ पे जिन ब्रेक्स की बात हो रही है वहाँ पर हाइड्रोलिक प्रेशर्स के ज़रिए किसी लिक्विड में प्रेशर को अप्लाई करके हम ब्रेकिंग फोर्स बनाते हैं, रोकने वाली फोर्स बनाते हैं। अब क्योंकि हम जानते हैं जो लिक्विड्स हैं वो इनकम्प्रेसिबल होते हैं, तो हम जो है वो इस्तेमाल करते हैं गैस के बजाय लिक्विड्स को इन हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम। और जो ब्रेक फ्लूइड हम इस्तेमाल करते हैं, जिसे ब्रेक ऑयल भी कहते हैं, ये वही फ्लूइड है जो कि हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। तो ये छोटा सा इंट्रोडक्शन हो गया हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम का या हाइड्रोलिक ब्रेक्स का। अब देखते हैं कि किस तरीके से कंस्ट्रक्शन होती है हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम की। अब फिगर तो आपके सामने है, जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं फिज़िक्स के लिहाज से, वैसे तो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होते हैं हाइड्रोलिक ब्रेक्स, बट बेसिक लेवल के ऊपर क्या क्या होता है हाइड्रोलिक ब्रेक्स के अंदर ये मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात, इसके अंदर एक मास्टर सिलेंडर होता है जिसमें एक पिस्टन अटैच होता है। दिस इज़ मास्टर सिलेंडर। मेन सिलेंडर या मास्टर सिलेंडर एक ही बात है, और ये एक बड़ा सा सिलेंडर होता है जिसके अंदर पूरा का पूरा जो है वो ब्रेक ऑयल या ब्रेक फ्लूइड जो है वो भरा हुआ है, और ये एक पिस्टन के साथ अटैच होता है जिसको हमने पी से जाहिर करा है। और ये जो पी पिस्टन है ये ब्रेक पैडल और लीवर के साथ कनेक्टेड है। ठीक है, तो ये जो लीवर सिस्टम है इसको हमने कनेक्ट करा हुआ है, ये ब्रेक पैडल के साथ लीवर सिस्टम कनेक्ट हुआ हुआ है इस पिस्टन पी के साथ। और फिर आगे जाके एक ट्यूब जो है वो कनेक्ट हुई है जिसे टी ट्यूब का नाम दिया गया है। ठीक है, और ये बाकी व्हील्स तक भी जाती है यही ट्यूब, और ये जो है वो यहाँ पर पहुँच रही है एक और सिलेंडर के अंदर। इसको जो है वो आप सेकेंडरी सिलेंडर भी कहते हैं या स्लेव सिलेंडर भी कहते हैं। ठीक है ना, ये मेन है या प्राइमरी सिलेंडर है या मास्टर सिलेंडर है। ये सेकेंडरी सिलेंडर्स होते हैं जो कि चारों व्हील्स में लगे हुए होते हैं किसी भी ऑटोमोबाइल के। ठीक है, और यहाँ पर आपको दो पिस्टन नज़र आ रहे हैं, एक पिस्टन P1 है और एक पिस्टन P2 है। यहाँ पर एक ही पिस्टन था P, यहाँ पे दो पिस्टन है। ये जो पिस्टन है वो ब्रेक शू के अगेंस्ट प्रेस होते हैं। ये जो पिस्टन है जैसे ही ये बाहर की तरफ मूव करते हैं तो ये S1 और S2 को बाहर की तरफ मूव कराते हैं, और ये जो है ना ये व्हील है, व्हील का इनर रिम है, यानी कि जो ब्रेक शू हैं ये इनको आगे की तरफ प्रेस करते हैं, आगे की तरफ प्रेस करता है ये हमारा P1 और P2, जो कि फिर आगे जाके व्हील से टच होगा, टकराएगा। वर्किंग की तरफ अगर आएँ तो आप देखें सबसे पहले जो फुट पैडल है उसको स्क्वीज़ किया जाता है। ये जो ब्रेक पैडल है इसको हम स्क्वीज़ करते हैं, ब्रेक अप्लाई करते हैं, और प्रेशर अप्लाई होता है यहाँ पर मास्टर सिलेंडर में। ठीक है, और मास्टर सिलेंडर से जो लिक्विड होता है वो फ्लो करता है बाहर की तरफ। ठीक है, मेन सिलेंडर P और व्हील्स की तरफ जाता है, यहाँ से जाता है, इन व्हील्स की तरफ भी जाता है और यहाँ भी जाता है। अब पास्कल के उसूल के मुताबिक हर एक सिम्ट के अंदर प्रेशर इक्वली ट्रांसमिट होता है, तो जितना प्रेशर इस वाले व्हील पर जा रहा है उतना ही प्रेशर बाकी व्हील्स की तरफ भी जाता है। यही इंपॉर्टेंट बात है कि यहाँ पे हम पास्कल का प्रिंसिपल इस्तेमाल कर रहे हैं। नंबर 2, नतीजे में क्या होता है, जो प्रेशर होता है वो इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है P1 और P2 की तरफ। अगर इस व्हील की बात करें तो यही प्रेशर दोनों तरफ इक्वली जाएगा, इधर भी जाएगा, P1 की तरफ भी जाएगा और P2 की तरफ भी जाएगा, जिसकी वजह से जो दोनों पिस्टन्स हैं वो बाहर की तरफ जाएंगे। मतलब कि ये जो दोनों ब्रेक शू हैं S1 और S2 ये भी बाहर की तरफ जाएंगे और ये व्हील के रिम को प्रेस करेंगे, यानी कि उससे जाके टच होंगे, उससे टकराएंगे, और जब टकराएंगे तो जाहिर सी बात है वो उसको रोकने की कोशिश करेंगे। जैसे ही प्रेशर ट्रांसमिट हुआ वाया लिक्विड, इक्वल प्रेशर गया व्हील्स की तरफ। ठीक है, तमाम व्हील्स की तरफ इक्वली प्रेशर जो है वो ट्रांसमिट हो गया चारों में, और ये जो व्हील है ये गोल घूमते घूमते रुक जाएगा क्योंकि ब्रेक शू और इसके दरमियान में एक फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी। जब ब्रेक शू जाहिर सी बात है इधर जाके टकराएगा, इस तरीके से बाहर जाके टकराएगा तो फ्रिक्शन प्रोड्यूस होगी, व्हील रुक जाएगा। अब गाड़ी को हमें नॉर्मल पोजीशन में लाना है, तो जो पैडल्स हैं उनको जैसे ही रिलीज़ करेंगे तो जो लिक्विड होता है वो रिटर्न हो जाता है यहाँ से वापस मेन सिलेंडर की तरफ, क्योंकि P1 और P2 पुश करते हैं। अब वो ऐसे करके लिक्विड को पुश करते हैं, और उसके लिए क्या करते हैं, यहाँ पर जो है ना वो एक स्प्रिंग का सिस्टम भी लगा हुआ होता है। वो स्प्रिंग वापस खींचता है प्रेशर, ये जो यहाँ पर बना था ये P1 और P2 लिक्विड को अंदर की तरफ धक्का देते हैं, फिर वो लिक्विड इस तरीके से जाता है, और यहाँ से तो ऑलरेडी लिक्विड आ रहा होता है बाकी सिलेंडर्स की मदद से, और यहाँ पर अगेन जाकर
लिक्विड जमा हो जाता है मास्टर सिलेंडर में, यानी कि जिसको हम मेन सिलेंडर भी कहते हैं, और नतीजे में जो ब्रेक्स होते हैं वो आज़ाद हो जाते हैं और नतीजे में जो गाड़ी है उसका व्हील फ्री होता है और वो मूव कर सकता है। तो इस तरीके से हाइड्रोलिक मशीन को हमने बनाया पास्कल लॉ का इस्तेमाल करके, जो हाइड्रोलिक ब्रेक की तरह से काम कर रहा है। और हम ब्रेक पर जैसे ही पैर अप्लाई करते हैं, पैर लगाते हैं, धक्का देते हैं, प्रेस करते हैं, तो नतीजे में प्रेशर हर एक व्हील की तरफ इक्वली ट्रांसमिट हो जाता है और गाड़ी रुक जाती है। दूसरी जो हमारे पास इसकी एप्लीकेशन है वो है हाइड्रोलिक लिफ्ट, या इसी हाइड्रोलिक लिफ्ट को हम कह सकते हैं हाइड्रोलिक जैक। यह हाइड्रोलिक लिफ्ट है जो कि आपने देखा होगा कारों को लिफ्ट करने के लिए सर्विस स्टेशंस के ऊपर यूज़ हो रही होती है, कार वार की धुलाई होती है, सही कर रहे होते हैं, तो इस तरीके से हाइड्रोलिक लिफ्ट को इस्तेमाल करते हैं, जिसका नाम मैंने हाइड्रोलिक जैक भी बताया आपको। हाइड्रोलिक जैक एक हाइड्रोलिक सिस्टम है और उसका काम है टू लिफ्ट हैवी लोड्स, और वो जो हैवी लोड्स होते हैं वो बेसिकली जो है वो ऑटो मैकेनिक्स इस्तेमाल करते हैं ऑटोमोबाइल्स को उठाने के लिए ऊपर की तरफ ना। क्या होता है, एक इनकम्प्रेसिबल फ्लूइड होता है यू ट्यूब में। अब आप देखिएगा एक यू शक्ल की ट्यूब होती है, यू ट्यूब नहीं, यू शक्ल की एक ट्यूब होती है जिसमें जो है वो मूवेबल पिस्टन लगे होते हैं दोनों तरफ। हाँ, एक बात आप याद रखिएगा, एक साइड जो होती है उस यू ट्यूब की वो नैरोअर होती है देन दी अदर, यानी कि एक जो ट्यूब की साइड है वो पतली होती है और दूसरी वाली जो है वो मोटी होती है, यानी कि एक का एरिया ज़्यादा होता है, एक का एरिया कम होता है। तो बहुत ही कम फोर्स हम अप्लाई करते हैं स्मॉल एरिया के ऊपर, जो कि बैलेंस करता है और बड़ी लार्जर फोर्स प्रोड्यूस कर देता है लार्जर एरिया पर। यानी कि जो कम वाला एरिया है वहाँ पे हम कम फोर्स अप्लाई करते हैं, लेकिन ड्यू टू पास्कल्स लॉ वही फोर्स जो है वो ज़्यादा हो जाती है जब वो बड़े सिलेंडर में पहुँचती है। ये बात मैं भी आपको मैथमेटिकली भी समझाऊंगा। सबसे पहले बात को फिगर के ज़रिए समझो। एक यू ट्यूब है, आप देख लो यू शक्ल की ट्यूब है, यहाँ का एरिया कम है, यानी कि अगर आप देखें तो A1 जो है उसका एरिया कम है और जो A2 है उसका एरिया जो है वो ज़्यादा है, और हमारे मुताबिक जो F1 है वो कम होगी और F2 ऑटोमेटिकली ज़्यादा हो जाएगी, जो मैं आपको एक तरीके से समझा भी देता हूँ। अब मिसाल के तौर पे हमें पता है अकॉर्डिंग टू पास्कल्स प्रिंसिपल, अगर हम पास्कल का उसूल इस्तेमाल करें, पास्कल के उसूल के मुताबिक जो चेंज इन प्रेशर होता है वो इक्वल होता है, यानी कि जो यहाँ का प्रेशर है मैं कह सकता हूँ कि P1 वो एक्चुअली बराबर होगा यहाँ के प्रेशर के P2 के, क्योंकि जितना प्रेशर इधर अप्लाई करूँगा उतना ही आगे की तरफ पहुँच जाएगा। अब प्रेशर की डेफिनेशन को इस्तेमाल करें तो हमें पता है सिंस अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन ऑफ प्रेशर बराबर होता है फोर्स पर यूनिट एरिया के। देयरफॉर P1 P2 क्या बनेगा, ये बनेगा F1 डिवाइड बाय A1, ये आ जाएगा बराबर F2 डिवाइड बाय A2 के। ठीक है, यानी कि दोनों बराबर तो होंगे ही होंगे। अच्छा, बराबर होने से फ़ायदा क्या हुआ, अब मैं आपको एक बात समझाता हूँ। अगर मैं कैलकुलेट करना चाहता हूँ F2, क्योंकि मैं आपको एक बात साबित करना चाह रहा हूँ कि F2 हमेशा F1 से ज़्यादा हो जाएगा ऑटोमेटिकली, तो अगर मैं इसको रीअरेंज करता हूँ तो F2 का एक फार्मूला बन सकता है, F2 बराबर हो जाएगा F1 डिवाइड बाय A1 और मल्टीप्लाई बाय A2 कर देते हैं। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय A2 हो जाएगा। ये इसी फार्मूले को मैंने रीअरेंज कर लिया, F2 को अलग कर लिया। अब सपोज़ कर लेते हैं कि हमने यहाँ पे कितनी फोर्स अप्लाई करी, लेट्स से हमने यहाँ पे 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करी, और तकरीबन आपको ये नज़र आ रहा है कि ये 3 गुना तो बड़ा है इसके लिहाज से। तो अगर इसका एरिया हम 1 मीटर स्क्वायर कर देते हैं तो इसका एरिया ऑटोमेटिकली कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा 3 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब देख लेते हैं कि कितनी फोर्स प्रोड्यूस होगी मेरे 100 न्यूटन की वजह से, यानी जब मैं यहाँ से 100 न्यूटन की फोर्स अप्लाई करूँगा तो वो यहाँ पर कितनी फोर्स को प्रोड्यूस करेगा। तो एग्जांपल के मुताबिक समझा रहा हूँ। F1 कितना है, F1 है 100 डिवाइड बाय A1 कितना है, A1 है बराबर 1 मीटर स्क्वायर के, और इसका एरिया उससे 3 गुना है तो मल्टीप्लाई बाय 3 कर देते हैं। तो 100 मल्टीप्लाई बाय 3 कितना हो गया, 300 न्यूटन। तो आप एक बात समझ जाओ कि हमारी 100 न्यूटन की फोर्स 3 गुना बढ़ गई और 300 न्यूटन हो गया, यानी कि आप समझ लो कि आप 30 किलोग्राम लिफ्ट कर रहे होगे सिर्फ 10 किलोग्राम की फोर्स अप्लाई करके। आप उतनी ही फोर्स अप्लाई कर रहे होगे जितना कि आप 10 किलो लिफ्ट करने के लिए करते हो, लेकिन एक्चुअली आप 30 किलो को लिफ्ट कर रहे होगे। और ये जो मैंने आपको एक एग्जांपल दी है, हालांकि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है हाइड्रोलिक जैक का। जो हाइड्रोलिक जैक का मैकेनिकल एडवांटेज है वो इससे भी ज़्यादा हो सकता है। क्या हो सकता है उसका मैकेनिकल एडवांटेज? मैकेनिकल एडवांटेज बराबर होता है F2 डिवाइड बाय F1। ठीक है, क्या मतलब? F2 का मतलब कितना वेट लिफ्ट हुआ
हाइड्रोलिक लिफ्ट या हाइड्रोलिक जैक के ज़रिए, और हमने उसके ऊपर कितनी एफर्ट अप्लाई करी, कितनी फोर्स अप्लाई करी, ये चीज़ कहलाती है मैकेनिकल एडवांटेज। और जितना ज़्यादा मैकेनिकल एडवांटेज होगा उतना ही जो है वो हमारे लिए इसको इस्तेमाल करने का फ़ायदा ज़्यादा है, तभी हम कह रहे हैं मैकेनिकल एडवांटेज। मान लेते हैं कि अगर रेशो यहाँ तो हम समझ लो कि 3 गुना ज़्यादा कह रहे थे, अगर 10 गुना ज़्यादा होगा तो इसका मतलब मैं 10 गुना ज़्यादा फोर्स को लिफ्ट कर सकता हूँ। तो ऐसी सूरत में ये कहूँगा कि जो मैकेनिकल एडवांटेज है वो 10 हो जाएगा, कोई यूनिट नहीं होता। और अगर 100 गुना बड़ा एरिया है तो मैकेनिकल एडवांटेज 100 टाइम हो जाएगा। 400 गुना बड़ा एरिया है तो ये 400 टाइम्स हो जाएगा उसका मैकेनिकल एडवांटेज। ठीक है जी। सो ये था आज का हमारा लेक्चर अबाउट पास्कल्स लॉ, और हाइड्रोलिक लिफ्ट भी समझा हमने, हाइड्रोलिक ब्रेक सिस्टम भी समझा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। किसी भी कन्फ्यूजन की सूरत में आप कमेंट सेक्शन के अंदर लिखिए, मैं ज़रूर रिप्लाई करूँगा। दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अल्लाह हाफ़िज़।